जीनियस यानी प्रतिभा, ये शब्द सुनते ही शायद हम सबके दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, एल्बर्ट आइंस्टाइन की। पर क्या कभी सोचा है कि उनके दिमाग में ऐसा क्या खास था? क्या कुछ लोग सच में एक अलग तरह के दिमाग से पैदा होते हैं, या ये सोचने के किसी खास तरीके का नतीजा है? आज हम इसी रहस्य की गहराई में उतरने वाले हैं। और हमारे पास शिव नारायण के कुछ बहुत ही दिलचस्प शोध पत्र हैं जो आइंस्टीन के दिमाग के अंदर हमें एक सफर पर ले जाते हैं। इन्हीं के जरिए हम मस्तिष्क के एक तथाकथित जीनियस एरिया की पड़ताल करेंगे। ये क्या है, कैसे काम करता है, और सबसे जरूरी, क्या लर्नोग्राफी नाम की किसी तकनीक से हम भी अपने दिमाग की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल सही कहा। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये पड़ताल सिर्फ दिमागी बनावट के बारे में नहीं है, ये सीखने के तरीके को, मतलब पूरी तरह से बदलने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि कैसे हम रटने वाली पढ़ाई से हटकर विजुअल यानी तस्वीरों और कल्पना में सोच सकते हैं। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है, ये जीनियस एरिया आखिर है क्या? सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। काश कि ये दिमाग में कोई एक बटन होता जिसे दबाते ही इंसान जीनियस बन जाता। असल में ये कोई एक बटन नहीं, बल्कि दिमाग के अंदरूनी हिस्सों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेटवर्क है। अच्छा। आप इसे किसी बड़े शहर का सेंट्रल ट्रैफिक जंक्शन समझ सकते हैं, जहां से कई जरूरी सड़कें गुजरती हैं और जानकारी का वो आदान प्रदान होता है। मुख्य रूप से ये दिमाग के पार्श्विका और मध्य प्रांतस्था क्षेत्रों में फैला हुआ है। एक मिनट, ये तो काफी भारी भरकम शब्द हो गए। क्या इसे और आसान भाषा में समझा सकते हैं? मतलब आमतौर पर दिमाग का ये हिस्सा करता क्या है? जरूर, चलिए इसे ऐसे समझते हैं। दिमाग का ये नेटवर्क 3 मुख्य काम करता है। पहला, हमारी यादों को सहेजना। दूसरा, हमें अपने आसपास की दुनिया का एक नक्शा बनाने में मदद करना, जिसे स्थानिक समझ कहते हैं। स्थानिक समझ मतलब स्पेशल अवेयरनेस। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा, ये हमारी कल्पना शक्ति का केंद्र है। आइंस्टाइन के मामले में शोधकर्ताओं ने पाया कि उनके दिमाग में ये जंक्शन, ये नेटवर्क औसत इंसान से कहीं ज्यादा बड़ा, विकसित और बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ था। ओह, तो मतलब उनके दिमाग का हार्डवेयर ही अलग था। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये नेटवर्क ज्यादा बड़ा और बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ था। लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? सिर्फ बड़ा होना ही तो काफी नहीं होगा? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। असली जादू आकार में नहीं है, तो फिर वो है कनेक्शन में। यही जो संरचनात्मक अंतर है, वो उनकी असाधारण क्षमताओं से सीधे तौर पर जुड़ा है। जैसे कि मन के अंदर जटिल से जटिल चीजों की तस्वीर बना लेना, विजुअल स्पेशल इमेजिनेशन। हाँ, या फिर मुश्किल आइडियाज को समझकर उन्हें नए तरीके से पेश करना। उनका दिमाग जानकारी को शब्दों की तरह नहीं, बल्कि एक फिल्म की तरह प्रोसेस करता था। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये कोई साधारण विचार तो है नहीं, इसके लिए तो जबरदस्त कल्पना शक्ति चाहिए। और एक कनेक्शन की शक्ति का ही कमाल है। दिमाग का ये जीनियस एरिया अकेले काम नहीं करता, ये दिमाग के दूसरे जरूरी नेटवर्कों से भी बहुत मजबूती से जुड़ा होता है। इनमें से एक है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क? हाँ, एक मिनट, ये क्या चीज है? ये भी एक नया शब्द है। इसे आप दिमाग का डे ड्रीमिंग मोड कह सकते हैं। डे ड्रीमिंग मोड? हाँ, मतलब जब आप कोई काम नहीं कर रहे होते और आपका मन यहाँ वहाँ भटक रहा होता है, या आप कुछ रचनात्मक सोच रहे होते हैं, अच्छा। तब यही नेटवर्क सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। आइंस्टीन का जीनियस एरिया सीधे तौर पर इसी रचनात्मक इंजन से जुड़ा था। कमाल है। तो ये ऐसा है कि उनके पास एक सुपर पावर्ड कल्पना की मशीन थी जो उनके दिमाग के क्रिएटिव इंजन से सीधे जुड़ी थी। हाँ, तो जब उनका दिमाग शांत होता था तब भी वो अंदर ही अंदर नए नए विचारों को, संभावनाओं को जोड़कर देखता रहता था। स्रोत भी यही बताते हैं कि वो खुद कहते थे कि वो शब्दों में कम और तस्वीरों में ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल, और न्यूरोसाइंस भी यही कहता है। उनका दिमाग बोलकर या रटकर सीखने के बजाय देखकर और कल्पना करके सीखने के लिए बना था। हमारे दिमाग में देखने की प्रक्रिया के लिए 2 मुख्य रास्ते होते हैं। एक वेंट्रल स्ट्रीम जो बताती है कि कोई चीज क्या है, जैसे ये एक सेब है। हाँ, और दूसरा है डॉर्सल स्ट्रीम जो बताती है कि वो चीज कहाँ है और उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करना है। जैसे सेब तक हाथ कैसे बढ़ाना है। एकदम सही। आइंस्टाइन का दिमाग इन दोनों ही रास्तों का असाधारण तरीके से इस्तेमाल करता था। कुछ स्टडीज में तो ये भी पाया गया कि उनके मस्तिष्क में एक हिस्सा, पार्श्व सल्कस, थोड़ा छोटा था। क्यों? शायद इसलिए ताकि इन विजुअल क्षेत्रों को विकसित होने के लिए और ज्यादा जगह मिल सके। वाह,
ये तो दिमाग के अंदर की पूरी इंजीनियरिंग ही बदल देने वाली बात है। तो अगर हम ये समझ गए हैं कि ये जीनियस एरिया क्या है और ये विजुअल थिंकिंग पर कैसे काम करता है, तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या हम अपने दिमाग को भी इस तरह सोचने के लिए ट्रेन कर सकते हैं? और शायद यहीं पर लर्नोग्राफी का सिद्धांत आता है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। लर्नोग्राफी इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। ये ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का न्यूरो साइंस है। यह एक व्यवहारिक ढांचा है जो बताता है कि पारंपरिक तरीकों के बजाय, मतलब लेक्चर सुनने या रटने के बजाय, हम विजुअल लर्निंग और मोटर एंगेजमेंट पर जोर देकर इन जीनियस सर्किट्स को कैसे जगा सकते हैं। मोटर एंगेजमेंट मतलब कुछ करके सीखना। हाँ बिल्कुल। ये सुनने में बहुत दिलचस्प है। लर्नोग्राफी को अगर असल जिंदगी में इस्तेमाल करना हो तो ये कैसा दिखेगा? कोई उदाहरण? जरूर। मान लीजिए आपको प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस को समझना है। पारंपरिक तरीका होगा कि आप किताब में उसका विवरण पढ़ें और परिभाषा रट लें, जो हम सब ने किया है। हाँ, लेकिन लर्नोग्राफी का तरीका बिल्कुल अलग होगा। आप शायद उस पूरी प्रक्रिया का एक चित्र या एक माइंड मैप बनाएंगे। आप कल्पना करेंगे कि सूर्य की रोशनी पत्ती पर पड़ती है, पानी जड़ों से ऊपर आता है और फिर कैसे ऊर्जा बनती है। अच्छा, तो ये करके सीखना या देख कर सीखना है, जैसे हम बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे। बिल्कुल, किताब पढ़कर नहीं बल्कि चलाकर। तो क्या कॉन्सेप्ट मैपिंग, डायग्राम बनाना, ये सब लर्नोग्राफी का हिस्सा है? हाँ, ये सब ब्रेन पेज बनाने के विचार से जोड़ा है। ब्रेन पेज? ब्रेन पेज का मतलब है कि आप जानकारी को अपने दिमाग में एक विजुअल और संगठित पैटर्न के रूप में स्टोर करते हैं, न कि बिखरे हुए तथ्यों के रूप में। अच्छा, मतलब जानकारी को दिमाग के लिए एक फ्रेंडली फॉर्मेट में ढालना। एकदम सही। ये जानकारी को मॉड्यूलर न्यूरल पैटर्न में बदलने जैसा है, यानी दिमाग के लिए बने बनाए बिल्डिंग ब्लॉक्स तैयार करना। ये ब्रेन पेज का आइडिया तो बहुत शक्तिशाली लगता है। शोध में ज्ञान हस्तांतरण के 7 आयामों का भी जिक्र है। लर्नोग्राफी इनसे कैसे जुड़ती है? लर्नोग्राफी में ज्ञान को समझने के 7 स्तर बताए गए हैं। शुरुआती स्तर तो तथ्यों को याद करने जैसे हैं, लेकिन छठा और 7वां आयाम सबसे उन्नत है। वो क्या है? छठा आयाम है स्थानिक अनुभूति, यानी चीजों को उनके आपसी संबंधों और जगह के हिसाब से समझना। और 7वां आयाम है सहज अमूर्तता, मतलब किसी जटिल विचार के सार को तुरंत समझ लेना। और ये दोनों ही आइंस्टाइन के जीनियस एरिया के कामकाज से मेल खाते हैं। बिल्कुल। लर्नोग्राफी का लक्ष्य छात्रों को सिर्फ जानकारी रटने वाला तोता बनाना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वतंत्र विचारक और यहाँ तक कि छोटे शिक्षक बनाना है। तो इसका हमारी आज की शिक्षा प्रणाली के लिए क्या मतलब हुआ? आज भी ज्यादातर स्कूल और कॉलेज तो लेक्चर और किताबों पर ही निर्भर है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसका मतलब है कि हमें पारंपरिक बात करने वाली कक्षाओं से, टॉकिंग क्लासरूम्स, हाँ, जहाँ सिर्फ शिक्षक बोलता है, उनसे हटकर खुशी वाली कक्षाओं की ओर बढ़ना होगा। खुशी वाली कक्षा? ये क्या होता है? खुशी वाली कक्षा वो जगह है जहां सीखना एक बोझ नहीं बल्कि एक आनंददायक अनुभव है, जहां छात्र निष्क्रिय होकर सुनते नहीं हैं बल्कि सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। कल्पना कीजिए एक जीव विज्ञान की कक्षा की, जहां दिल के बारे में पढ़ने के बजाय छात्र उसका एक वर्किंग मॉडल बनाते हैं। वाह! या वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके उसकी धमनियों के अंदर का सफर करते हैं। जब सीखना ऐसा अनुभव आधारित होता है तो वो ज्यादा प्रभावी और यादगार बन जाता है। यह सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन क्या ये हमारे मौजूदा सिस्टम में सच में संभव है? यह एक जायज चिंता है और ये बदलाव रातों रात नहीं आ सकता, लेकिन इसकी नींव न्यूरोप्लास्टिसिटी के मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत पर रखी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब हमारा दिमाग बदल सकता है? हाँ बिल्कुल। हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है। जब हम कुछ नया सीखते हैं या अभ्यास करते हैं तो हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शंस सचमुच में बदलते हैं और मजबूत होते हैं। तो अनुभव से हम अपने दिमाग की संरचना को शारीरिक रूप से बदल सकते हैं। हाँ, और लर्नोग्राफी इसी क्षमता का उपयोग करने का एक तरीका है। शोध में जेड ब्रेन या इंसुलर ब्रेन का भी उल्लेख है। सीखने की इस पूरी प्रक्रिया में इसकी क्या भूमिका है? इंसुलर ब्रेन, जिसे शोध में जेड ब्रेन कहा गया है, हमारे दिमाग के अंदर गहराई में छिपा एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे आप ज्ञान हस्तांतरण का मास्टर कंट्रोलर कह सकते हैं। मास्टर कंट्रोलर? हाँ, ये हमारी भावनाओं, हमारी आत्मजागरूकता और हमारे शरीर की संवेदनाओं को एक साथ लाता है। जब हम किसी अनुभव से सीखते हैं तो इंसुला सक्रिय होता है और उस ज्ञान को हमारी भावनाओं और यादों के साथ गहराई से जोड़ देता है। अच्छा, इसीलिए अनुभव से सीखा गया ज्ञान हमें हमेशा याद रहता है?
बिल्कुल। यह दिखाता है कि सीखना सिर्फ एक दिमागी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये एक भावनात्मक और शारीरिक प्रक्रिया भी है। अगर हम इन सभी बातों को जोड़कर देखें, तो आइंस्टाइन का दिमाग हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। वो ये कि प्रतिभा सिर्फ जन्म से नहीं मिलती। हाँ, कुछ लोगों में दिमागी बनावट का फायदा हो सकता है, लेकिन असली प्रतिभा वो गहन ध्यान, लगातार अभ्यास और अपने सोचने के तरीकों में निरंतर सुधार का नतीजा होती है। और लोनोग्राफी हमें उस क्षमता को अनलॉक करने का एक नक्शा देती है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि जिसे हम जीनियस या प्रतिभा कहते हैं, वो कोई जादू नहीं है। ये काफी हद तक हमारे दिमाग के कुछ खास हिस्सों के बेहतर तरीके से काम करने पर निर्भर करता है। और आइंस्टाइन का दिमाग इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि शब्दों के बजाय तस्वीरों में सोचने की शक्ति कितनी जबरदस्त हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे समझ आई वो ये है कि ये क्षमता सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित नहीं है। लोनोग्राफी और ब्रेन पेज जैसे विचार हमें रास्ता दिखाते हैं। ये बताते हैं कि सही तकनीक और अभ्यास से हम सभी अपने सीखने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। अगर हम ये जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया को दिमाग के प्राकृतिक विजुअल और साहचर्य तंत्र के साथ जोड़कर इतना शक्तिशाली बनाया जा सकता है, तो हम इसका इस्तेमाल सिर्फ अकादमिक पढ़ाई तक ही क्यों सीमित रखें? जरा सोचिए, ये तरीका हमारे पेशेवर कौशल को निखारने, कोई नई भाषा सीखने या फिर हमारे जीवन की सबसे जटिल समस्याओं को सुलझाने के हमारे तरीकों को कैसे बदल सकता है? शायद असली जीनियस हमारे दिमाग में नहीं, बल्कि इसे इस्तेमाल करने के तरीके में छिपा है।